प्यारे बच्चों, हमारा आज का विषय है मनसबदारी प्रणाली। मनसब से क्या अभिप्राय है? मनसब अरबी भाषा का शब्द है मसनद, जिससे अभिप्राय है पदवी या स्थान निश्चित करना। मनसबदारी वो प्रणाली थी जिसके अनुसार मुग़ल वंश के अधीन किसी भी कर्मचारी का पद, उसकी आय या दरबार में उसका स्थान निर्धारित किया जाता था। तो ये मनसबदारी प्रणाली जो थी वो वैसे तो अकबर से पहले भी प्रचलित थी, लेकिन इसको 1571 ईस्वी में कुछ सुधारों के द्वारा नया रूप देकर अकबर ने लागू किया। इसका मुख्य उद्देश्य सैनिक संगठन में सुधार लाना था, जिससे कि मुग़ल साम्राज्य का विस्तार किया जा सके और उसकी सुरक्षा की जा सके। और बाद में उसके उत्तराधिकारियों में भी कुछ परिवर्तन के साथ ये प्रबंध चलता रहा, जो कि औरंगजेब के शासनकाल तक प्रचलित रहा। मनसबदारी प्रणाली अकबर की देन थी और इससे वो एक विशाल साम्राज्य को सुरक्षित रख सका। मनसब सैनिक कर्मचारियों के अलावा असैनिक कर्मचारियों को भी प्रदान किया जाता था। अब मनसबदारों की नियुक्ति कैसे होती थी, उनको पदोन्नति कैसे मिलती थी, उसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, मनसबदारों की नियुक्ति, पदोन्नति और पदमुक्ति। तो मुग़ल बादशाह अधिकतर तो मनसबदारों की नियुक्ति करते समय मीर बख्शी की सिफारिश का ध्यान रखते थे। मीर बख्शी जो सेना का प्रमुख होता था, उसके द्वारा सिफारिश किए जाने पर मनसबदारों की बादशाह के द्वारा नियुक्ति की जाती थी। लेकिन कभी कभी वो राजकुमारों या प्रांतों के सूबेदारों की सिफारिशों को भी मान लेते थे और मनसबदारों की नियुक्ति करते थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी मनसबदारों की नियुक्ति करते समय योग्यता को मुख्य रूप से देखा जाता था। अगर वो योग्य है तभी उसको इस पद पर भर्ती किया जाता था। मनसबदार निम्न पद पर भर्ती होते थे और धीरे धीरे तरक्की करते हुए उच्च पद पर पहुंचते थे। लेकिन अगर बादशाह कभी किसी मनसबदार की वीरता और उसके कार्य से प्रसन्न होता था तो वो उसको उच्च पद प्रदान कर सकता था। मनसबदारों की पदोन्नति या तो शुभ अवसरों पर होती थी और या युद्ध से पहले या युद्ध के बाद में की जाती थी। युद्ध से पहले उसको जोश भरने के लिए उसमें, और या युद्ध के बाद उसको इनाम देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए तब उनकी पदोन्नति की जाती थी। और इसके अतिरिक्त अगर कोई मनसबदार ठीक से काम नहीं करता था तो बादशाह उसके पद को कम भी कर सकता था और उसको अपने पद से हटा भी सकता था। ये सब बादशाह के अधिकार में था। तो इसलिए मनसबदार जो थे वो बादशाह को प्रसन्न रखने का प्रयास करते थे और बादशाह के प्रसन्नता के अनुसार काम करते थे। फिर है मनसबदारों के वर्ग। उस समय मनसबदारों के विभिन्न वर्ग प्रचलित थे। अबुल फजल कहता है कि अकबर के समय में मनसबदारों की 66 श्रेणियाँ थीं, लेकिन वास्तव में इनकी संख्या उस समय 33 थी। अकबर के प्रारंभिक वर्षों में मनसबदारों का जो सबसे निम्न पद था, मतलब जो मनसबदार सबसे निम्न पद पर था, उसका 10 था, मतलब उसके पास 10 सैनिक, और जो सबसे बड़ा पद था वो 10,000 का था, मतलब कि उसके पास 10,000 सैनिक। और अकबर के अंतिम वर्षों में यह पद बढ़कर 12,000 हो गया था। मतलब सबसे निम्न तो 10 ही था, लेकिन जो सबसे उच्च पद था वो 10,000 की बजाय 12,000 हो गया था। राज दरबारियों को 7,000 तक की मनसब दी जाती थी। जो बादशाह के राज दरबारी होते थे उनको 7,000 से ऊपर या की मनसब नहीं दी जाती थी। 7,000 तक की मनसब, मतलब उनके अधीन 7,000 तक के सैनिक होते थे। और इससे ऊपर की जो मनसबदारी थी वो शाही परिवार से संबंधित सदस्यों के लिए सुरक्षित रखी जाती थी। मतलब जो शाही परिवार से संबंधित हैं, जैसे राजकुमार हैं या राजा के और सगे संबंधी हैं, उनके लिए 7,000 से ऊपर की मनसबदारी रखी जाती थी। 500 से नीचे श्रेणी वालों को मनसबदार कहा जाता था। 500 से 2500 के मध्य श्रेणी वालों को अमीर, और 2500 और उससे ऊपर श्रेणी वालों को अमीर उम्दा या उम्दाए आजम कहा जाता था। ठीक है, आई समझ कि 500 से नीचे की जो श्रेणी वाले थे उनको मनसबदार कहा जाता था। 500 से 2500 के मध्य श्रेणी वालों को अमीर, और 2500 से
या उससे ऊपर वाली श्रेणी वालों को अमीर उम्दा या उम्दा आजम कहा जाता था। तो इस प्रकार से मनसबदारों के विभिन्न वर्ग थे जो उसमें बटे हुए थे। फिर है जात और सवार पद। जात और सवार, ठीक है। मनसबदारों को अपने पद के अनुसार सैनिक तथा घोड़े रखने होते थे, ठीक है। सैनिक जो पैदल सैनिक होते हैं और घोड़े जो घुड़सवार सैनिक होते हैं। जब अकबर ने देखा कि मनसबदार उतने घोड़े नहीं रखते जितने कि उनको रखने चाहिए, तो उसने दो तरह की मनसब बना दी। मनसबदारों को सैनिक और घुड़सवार, जैसे अगर किसी के पास 100 सैनिक हैं तो उसको 100 ही घोड़े रखने पड़ते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि अब सैनिक तो 100 रख लेते थे लेकिन घोड़े 100 नहीं रखते थे खर्चा बचाने के लिए। तो इसलिए अकबर ने उनकी इस गलती को देखते हुए अब उसने मनसबदारों के 2 भाग कर दिए, जिसमें एक को जात कहा जाता था और दूसरे को सवार कहा जाता था। जात से अभिप्राय है व्यक्तिगत, इसलिए जात मनसब के अनुसार मनसबदारों की पदवी और उनकी आय निश्चित की जाती थी। जितने वो सैनिक रखते थे उसी हिसाब से उनकी आय रखी जाती थी। और सवार से अभिप्राय था घुड़सवार जो मनसबदार अपने अधीन रखते थे। तो सवार मनसब की तुलना में जात मनसब को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था, ठीक है, क्योंकि जो पैदल सैनिक थे वो ज़्यादा उस समय युद्ध में अपना योगदान देते थे। जात और सवार मनसब के अनुसार मनसबदारों के 3 वर्ग थे, ठीक है। जात और सवार जो मनसबदार थे उसके अनुसार 3 उनके वर्ग थे। कौन कौन से वर्ग थे? पहला वर्ग जिसमें मनसबदारों का जात और सवार मनसब समान होते थे, जैसे 5000 और 5000। समझ आई कि पहली वर्ग के मनसबदार वो होते थे जिनके पास एक समान जात और सवार होते थे। अगर 5000 जात हैं तो 5000 ही उनके पास सवार होंगे, 5000 उनके पास पैदल सैनिक और 5000 उनके पास घुड़सवार होंगे, ठीक है। अब दूसरे वर्ग में वो मनसबदार थे जिनका सवार मनसब जात मनसब के आधे से अधिक था। सवार मनसब जात मनसब के आधे से अधिक था, मतलब कि 5000 और 3000। सवार मनसब उनके पास 5000 और जात मनसब उनके पास 3000, ठीक है। घुड़सवार उनके पास 5000 होंगे और जो पैदल सैनिक है उनके पास 3000 होंगे। और तीसरे वर्ग में वो मनसबदार थे जिनका सवार मनसब जात मनसब के आधे से कम था। सवार मनसब 2000 और जात मनसब 5000, ठीक है। तो इस तरह से उनके वर्ग बनाए हुए थे जिससे कि वो राजा के साथ कोई भी धोखा ना कर सके। फिर उसके बाद आता है मनसबदारों के कर्तव्य क्या थे। मनसबदारों के बहुत से कर्तव्य निश्चित किए गए थे जिनका उनको पालन करना बहुत ही आवश्यक था। तो इसमें कौन कौन से उनके कर्तव्य रखे गए थे? जैसे सैनिक और गैर सैनिक कार्यों पर उन्हें लगाया जा सकता था। उनको दूसरे देशों को जीतने, विद्रोहियों को कुचलने और चोर डाकुओं को पकड़ने के लिए भी भेजा जा सकता था। उनको प्रशासन प्रबंध के किसी भी विभाग में या दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा जा सकता था। तो ये उनके कार्य थे जिनको उनको करना पड़ता था। फिर आएगा वेतन। उनको वेतन कैसे दिया जाता था? मनसबदारों को वेतन उनके वर्गों के पदों के हिसाब से दिया जाता था। मतलब जैसे जैसे उनके अधीन जात और सवार होते थे उस हिसाब से उनको वेतन दिया जाता था। ये वेतन जात और सवार पद के लिए अलग अलग होते थे। जात के लिए अलग वेतन होता था, सवार के लिए अलग होता था, क्योंकि जात में तो व्यक्तिगत होते थे तो सिर्फ उस हिसाब से, और सवार में घोड़े भी होते थे तो इसलिए उस हिसाब से उनको वेतन दिया जाता था। पारितोषिक के रूप में वेतन में वृद्धि भी की जाती थी और कई बार अच्छा काम करने के लिए उनको इनाम के तौर पर उनके वेतन में वृद्धि भी कर दी जाती थी। दूसरी तरफ उचित कार्य ना करने वालों के वेतन में कटौती कर ली जाती थी। अगर कोई भी मनसबदार अच्छा नहीं करता था कार्य तो उसकी वेतन में कटौती कर ली जाती थी। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के समय मनसबदारों को अच्छे वेतन मिलते थे। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के समय में मनसबदारों को वेतन जो था वो बहुत अच्छा मिलता था, मतलब खुला वेतन मिलता था उनको अच्छे, जिससे उनका अच्छे से गुजारा हो जाता था। कहा जाता है कि अकबर के समय में राज्य की कुल आय का 82% भाग मनसबदारों को बांटा जाता था। 82% तो बहुत होता है। 100% जो कुल आय है उसमें से 82% मनसबदारों को दे दी जाती थी और बाकी कितनी बची? 18% जो कि अन्य कामों पर इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन औरंगजेब के समय में अब स्थिति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया था। मनसबदारों को कई कई महीनों तक वेतन नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था कई कई महीनों तक वेतन? क्योंकि इस समय तक मनसबदारों की संख्या बहुत बढ़ गई थी।
तो अब उनको इतना वेतन देना बहुत ही मुश्किल हो गया था। जितना पहले निश्चित किया गया था उतना उन मनसबदारों को दिया नहीं जा सकता था, तो इसलिए अब उनको कई कई महीनों तक वेतन नहीं दिया जाता था। और दूसरा, औरंगजेब लगभग 25 साल तक दक्षिण को विजय करने के लिए दक्षिण युद्धों में उलझा रहा, जिसके कारण राज्य कोष के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा। राज्य कोष लगभग जिक्सा हो गया, तो इसलिए मनसबदारों को वेतन दिया नहीं जा सकता था। तो इसलिए जो औरंगजेब के समय में मनसबदारों को कई कई महीने तक वेतन नहीं दिया जाता था, और मनसबदारों की मृत्यु के पश्चात उनकी संपत्ति जो थी उसको भी जब्त कर लिया जाता था। उनकी संपत्ति उनके उत्तराधिकारियों को नहीं मिलती थी, बल्कि उसको राज्य कोष में सम्मिलित कर लिया जाता था। फिर उसके बाद है मनसबदारी प्रथा में सुधार। अकबर के उत्तराधिकारियों के समय में मनसबदारी प्रथा काफ़ी विकट स्थिति में आ चुकी थी। अकबर से तो के समय में तो मनसबदारी प्रथा बहुत अच्छे ढंग से काम करी थी, लेकिन उत्तराधिकारियों के समय में इसमें बहुत सी कमियां आ गई थी, तो इसलिए उसमें सुधार करना बहुत ही आवश्यक था, नहीं तो मनसबदारी प्रथा राज्य के लिए नुकसानदेह साबित हो रही थी। जहांगीर के शासनकाल में एक नया पद लागू किया गया, जिसे दू अस्पा सिंह अस्पा नाम दिया गया, और ये पद उसी मनसबदार को दिया जाता था जिससे सम्राट प्रसन्न होता था। शाहजहां जब सिंहासन पर बैठा तो उसने भी देखा कि मनसबदारी प्रणाली में बहुत सी कमियां आ गई हैं। मनसबदार अपने पास घुड़सवारों की पूरी संख्या नहीं रखते। जितने उनको सैनिक घुड़सवार रखने होते थे तो वो सैनिक तो रखते थे, लेकिन उतने घोड़े नहीं रखते थे। घुड़सवारों की संख्या पूरी नहीं करते थे और वेतन पूरा लेते थे वो घुड़सवारों का। तो इसलिए उसने क्या किया, घुड़सवारों के वेतन ही कम कर दिए कि किसी तरह से राज्य को नुकसान ना हो। और इसके साथ साथ उसने मासिक वेतन भी लागू किए। क्यों? क्योंकि जो उनको जागीरें दी गई थी उससे इतनी आय नहीं होती थी कि वो अपने सैनिकों और अपने घोड़ों का अच्छे ढंग से पालन कर सकते। तो इसलिए उसने उनका महीने की वेतन भी लागू कर दिया, क्योंकि जागीरों से वास्तविक आय प्राप्त होने वाली सरकारी आय की अनुमानित आय से कम होती थी। तो इसलिए उसने मासिक वेतन भी लागू कर दिया। तो कुछ सुधार किए गए जिससे मनसबदारी प्रणाली को सुधारा जा सका। फिर अब देखते हैं हम मनसबदारी प्रणाली के दोष क्या थे। जैसे हर चीज़ में दो पहलू होते हैं, अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, ऐसे इसके दोष भी हैं, गुण भी हैं। तो पहले हम देखते हैं कि मनसबदारी प्रणाली के दोष क्या थे। ठीक है, अब पहला दोष ये है कि सैनिक और गैर सैनिक सेवाओं को एक करने के कारण सेना की कार्यकुशलता कम हो गई। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मनसबदारों को किसी भी कार्य में लगाया जा सकता था, चाहे सैनिक कार्य में और चाहे असैनिक कार्यों में। सैनिक कार्य कौन से होते हैं कि सेना से संबंधित युद्ध लड़ना, राज्य की सुरक्षा करना। और गैर सैनिक कार्य कौन से होते हैं, जैसे किसी प्रशासनिक कार्य के लिए उनको लगा दिया गया, तो अलग अलग कामों पे उनको लगा दिया जाता था। तो इससे सेना की कार्यकुशलता कम होगी। अब किसी को प्रशासनिक कार्य में लगा दिया, लंबे समय तक उसने युद्ध के बारे में नहीं देखा, अपने अभ्यास नहीं किया, शस्त्रों को नहीं चलाया, तो उसको क्या पता लगेगा किस प्रकार से युद्ध करना है, तो वो उसमें क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो उनको असैनिक गैर सैनिक कार्यों में लगाने से उनकी कार्यकुशलता कम होगी, जिससे राज्य को नुकसान उठाना पड़ा। दूसरा, गैर सैनिकों को सेनापति बना दिया जाता था जिनको युद्ध का कोई अनुभव नहीं होता था, तो इससे सेना को भारी क्षति उठानी पड़ती थी। अब कोई गैर सैनिक है और उसको किसी भी ना तो शस्त्र चलाने के बारे में पता है, ना अनुशासन का पता है, ना प्रशिक्षण का पता है, ना किसी चीज़ का पता है, और उसको सेनापति बना दिया, तो वो उस सेना का कैसे संचालन करेगा, किस प्रकार से उस सेना को युद्ध के लिए प्रेरित करेगा, किस प्रकार से युद्ध में जाकर उनका नेतृत्व करेगा। तो उसके द्वारा, क्योंकि उसको युद्ध का कोई अनुभव ही नहीं है, तो इससे सेना को नुकसान उठाना पड़ता था। फिर तीसरा, अधिक वेतन और जब्ती प्रथा के कारण मनसबदार ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करने लगे। अब मनसबदारों को वेतन बहुत अधिक दिया जाता था। आपको बताया था कि अकबर के शासनकाल में 82% कुल आय का मनसबदारों के ऊपर खर्च किया जाता था। इसका मतलब कि उनको बहुत अधिक वेतन दिया जाता था। तो अधिक वेतन दिया जाता था उनको अपने सैनिकों, अपने घुड़सवारों के भरण पोषण के लिए, लेकिन उससे मनसबदार जो थे वो ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करने लगे। और जो ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करेंगे वो क्या करेंगे, वो सेना के योग्य नहीं रहेंगे, वो अकुशल हो जाएंगे। उनको सेना के बारे में जब चिंता ही नहीं है, सेना का वो ध्यान नहीं रखेंगे, तो ऐसी सेना अपने राज्य के लिए क्या करेगी, नुकसान करेगी या लाभ करेगी। तो ऐसी सेना और ऐसे मनसबदारों के द्वारा जो कि ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करते, उससे राज्य को भारी नुकसान उठाना पड़ा। फिर चौथा है, मनसबदार सैनिक मनसबदारों के प्रति अधिक विश्वसनीय होते थे, ना कि बादशाह के।
अब मनसबदार सैनिक जो थे वो किसको जानते थे? मनसबदारों को। उनको वेतन कौन देता था? मनसबदार देते थे। उनके सुख दुख का ध्यान कौन रखता था? मनसबदार रखते थे। बादशाहों को तो वो जानते ही नहीं थे, जबकि सारी चीज़ें जो थी, सारे लाभ जो थे उनको किसके द्वारा मिल रहे थे? बादशाह के द्वारा। लेकिन किसके मार्फत मिल रहे थे? कौन दे रहा था उनको? मनसबदार दे रहे थे। तो वो राजा के प्रति नहीं बल्कि अपने मनसबदार के प्रति वफादार होते थे कि हमारे ये सारे कार्य मनसबदार कर रहे हैं, तो इसलिए बादशाह को नुकसान उठाना पड़ता था। फिर पांचवा है विभिन्न मनसबदारों के अंतर्गत सैनिकों की कार्यकुशलता में अंतर और उनमें आपसी तालमेल की कमी होना। जितने भी मनसबदार थे उन सब के सैनिक जो थे उनके कार्य करने का ढंग अलग था, उनमें आपसी तालमेल की कमी थी। अब एक मनसबदार अपने सैनिकों को शस्त्र कौन से देता है और दूसरा मनसबदार कौन से शस्त्र देता है, किस तरह से उनका अभ्यास करवाता है, कितना उनको प्रशिक्षण देता है, किस प्रकार से उनको लड़ने की युद्ध नीतियाँ सिखाता है, सबके अलग अलग तरीके थे। जब ये सब मिलकर एक छत्र के नीचे युद्ध करने के लिए जाते थे तो इनमें कभी भी तालमेल नहीं बैठता था और सबकी कार्यकुशलता अलग होती थी, जिससे राज्य को नुकसान उठाना पड़ता था। और इन सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का भी अभाव था, क्योंकि वो तो सिर्फ अपने मनसबदार के प्रति वफादार होते थे, उनको राजा से तो कुछ लेना देना नहीं होता था, उनमें राष्ट्रीय भावना नहीं होती थी, वो सिर्फ अपने अपने मनसबदारों के लिए लड़ रहे होते थे, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता था। फिर छठा है अकबर के उत्तराधिकारियों के समय में मनसबदार कम सैनिक और घुड़सवार रखते थे लेकिन वेतन अधिक लेते थे, इससे राज्य को गहरा नुकसान उठाना पड़ा। अकबर के समय तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके उत्तराधिकारियों के समय में मनसबदार जो थे वो काफ़ी भ्रष्टाचारी हो गए थे। वो अपने पास कम सैनिक रखते थे और कम घुड़सवार रखते थे। जैसे उनको जितना मनसब दिया गया था, अगर 5,000 का उनको मनसब दिया गया था तो वो कम रखते थे, 2,000, 3,000, 4,000 रखते थे, और बाकी जितने सैनिक थे उनका खर्चा तो ले लेते थे लेकिन उतने सैनिक और घुड़सवार नहीं रखते थे। तो इससे राज्य को बहुत नुकसान उठाना पड़ता। राज्य की तरफ से तो उनको पूरा धन दिया जा रहा था, लेकिन वो स्वयं अपने पास उतने घुड़सवार रखते थे, उस धन से वो ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करते थे, जिससे सेना के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता था और राज्य को भी नुकसान उठाना पड़ता था। तो ये थे कुछ दोष जिससे मनसबदारी प्रणाली जो कि राज्य के विकास के लिए शुरू की गई थी, उससे राज्य को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। फिर उसके बाद है मनसबदारी प्रणाली के गुण। जैसे इसमें दोष थे वैसे ही इसके कुछ गुण भी थे। कौन कौन से गुण थे? सबसे पहला है मनसब योग्यता के आधार पर दिए जाते थे। ठीक है, कि जैसे आपको पहले भी बताया है कि बेशक से मीर बख्शी सिफारिश करता, राजकुमार सिफारिश करते थे, प्रांतों के सूबेदार सिफारिश करते थे, लेकिन फिर भी अधिकतर बादशाह मनसबदारों को उनकी योग्यता के आधार पर नियुक्ति देते थे। अगर वो योग्य हैं तभी नियुक्त किए जाएंगे, किसी की सिफारिश पर नहीं। ठीक है, तो जब भी कोई व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर किसी पद पर पहुंचता था तो वो अपने राजा को कार्यकुशलता दिखाने का प्रयास करता था। जैसे उसको पता है कि अगर मैं अच्छे ढंग से काम करूंगा, अपनी योग्यता दिखाऊंगा, अपनी कार्य, तभी मुझे पदोन्नति मिलेगी, तभी मुझे वेतन वृद्धि मिलेगी। तो इसलिए वो हमेशा अपनी कार्यकुशलता दिखाने का प्रयास करते थे। इससे राज्य को काफ़ी लाभ हुआ, क्योंकि वो ढंग से काम करते थे, तो इसलिए उनका हमेशा सम्मान किया जाता था और उससे राज्य को भी काफ़ी लाभ होता था। दूसरा, मनसबदारों को अपने वेतन और पदोन्नति के लिए बादशाह पर निर्भर करना पड़ता था। जैसे आपको अभी बताया मैंने कि उनको पता था कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो बादशाह जो है वो हमारी प्रशंसा करेगा, हमारी पदोन्नति कर देगा, हमारे वेतन में वृद्धि कर देगा। तो इसलिए इन सब कामों के लिए ना तो मीर बख्शी, ना राजकुमार, ना प्रांतों के सूबेदार उनकी मदद कर सकते, सिर्फ बादशाह ही उनके कार्य आ सकता था। तो इसलिए वो हमेशा बादशाह को प्रसन्न करने का प्रयास करते थे और इसलिए कभी भी विद्रोह नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता था अगर हम विद्रोह करेंगे तो हमारी मनसबदारी छिन जाएगी और हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तो वो बादशाह की हमेशा कार्य करते थे और उसकी नज़र में हमेशा अच्छा बनने का प्रयास करते थे। तो इससे राज्य को भी लाभ होता था, विद्रोहों की संभावना बहुत कम हो गई थी। तीसरा, मनसबदारी प्रणाली के कारण जागीरदारी प्रथा में भी कमी आई। पहले जागीरदार होते थे जिनको बड़ी बड़ी जागीरें दी जाती थी, जो कि राजा के लिए उन क्षेत्रों में शासन प्रबंध की जिम्मेदारी को संभालते थे और राजा उस क्षेत्र की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते थे। लेकिन धीरे धीरे उनमें भ्रष्टाचार बढ़ गया और वो भी विलासी हो गए थे। और अब मनसबदारी प्रथा शुरू करने के कारण राज्य को काफ़ी लाभ हुआ और बादशाह की स्थिति मजबूत हुई और जो जमींदार थे उनके प्रभावों में काफ़ी कमी आई। फिर है मनसबदारी प्रणाली के कारण मुगल बादशाह विशाल स्वामी भक्त सेना का संगठन करने में सफल हुए। अब मनसबदारों को क्यों नियुक्त किया गया था? सेना को रखने के लिए। बादशाह सैनिक जिम्मेदारियों से मुक्ति पा सके और एक विशाल सेना की स्थापना कर सके, इसलिए बादशाहों ने मुगल प्रणाली की शुरुआत की।
और मनसबदारों ने एक विशाल सेना तैयार की जो कि बादशाहों की एक स्वामी भक्त सेना थी, और किसी भी राज्य पर आक्रमण करना, उसको विजित करना या किसी को सबक सिखाना, उसके लिए ये सेना राजा के लिए अपनी जी जान से हमेशा तैयार रहती थी। तो मनसबदारी प्रणाली के कारण एक विशाल सेना की तैयारी की जा सकी या संगठन किया जा सका। फिर उसके बाद है मनसबदारों को प्रशासनिक जिम्मेदारियां दी गई। अब जो मनसबदार थे, जो सेना की तैयारी करते थे, वो अपने अधीन क्षेत्र में प्रशासनिक जिम्मेदारियों को भी निभाते थे। तो इसलिए उन क्षेत्रों की प्रशासनिक जिम्मेदारी से राजा जो थे वो मुक्त हो जाते थे। तो इसलिए राजा बहुत सी परेशानियों से मुक्त हो जाते थे और बहुत सा कार्य जो था उन्होंने मनसबदारों के ऊपर डाल दिया था। तो ये थे मनसबदारी प्रणाली के गुण। ठीक है, तो अब ये सारा देखने के बाद हमको यही समझ आता है कि बेशक से थोड़े बहुत उसमें दोष थे मनसबदारी प्रणाली में, लेकिन फिर भी इस प्रणाली ने मुगलों को इस योग्य बनाया कि वो लोगों को अच्छी सरकार दे सके और पूरे साम्राज्य के ऊपर नियंत्रण रख सके, अपने शत्रुओं को सबक सिखा सके, अपने राज्य को सुरक्षित रख सके और इसको विस्तारित कर सके। धन्यवाद।